नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभिव्यक्ति के इस नए माध्यम पर मैं डॉक्टर नीरज कांत आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट अध्याय है, नेक्स्ट चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, उसके ऊपर जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वो आप लोगों तक सब पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। मुद्रा एवं साख, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इस अध्याय के अंदर हम जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं कंटेंट के आधार पर आगे जाकर के परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 10 कंटेंट हैं। अगर इस अध्याय में हमें ये 10 कंटेंट क्लियर हो जाते हैं तो इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो हमें नहीं आता है। तो सिलसिलेवार, क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस से मैं इन सभी कंटेंट को आपके सामने रखूंगा। जैसे पहले हमने मनी को रखा है, मनी, मुद्रा, मुद्रा से हमारा क्या अभिप्राय है, उसको परिभाषित कैसे करते हैं, उसका इतिहास क्या रहा है। बार्टर सिस्टम, कि जब मुद्रा नहीं थी तब क्या स्थिति थी, जब व्यापार किस प्रकार से होता था, जब लेन देन कैसे होता था। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, जब बैंक आए पिक्चर के अंदर, उस समय डिमांड, उस बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट का या जमा मांग का क्या अर्थ है। कैश के सीधे लेन देन से बचने के लिए चेक सामने आए, चेक क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों के आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पावर है, सभी बैंकों पर सुपरविजन करता है। आरबीआई होता क्या है, किस प्रकार से सभी बैंक को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई के इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या फंक्शंस हैं, ये सभी हम लोग बात करेंगे। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, बैंक जो है ऋण संबंधी गतिविधियां कैसे होती है, बैंक की इनकम किस प्रकार से होती है। उसके बाद साख से हम क्या समझते हैं, क्रेडिट होता क्या है, किस तरह से जो चीप क्रेडिट है, ऋण है, अगर उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो भारतवर्ष में या किसी भी देश में किस प्रकार ये उन्नति में एक सहायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद कोलेटरल, ऋण आधार, कि किस आधार पर ऋण दिया जाएगा, उसकी गारंटी क्या होगी, तो हम पढ़ेंगे इसमें कि कोलेटरल क्या होता है। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, औपचारिक व अनौपचारिक ऋण क्या होता है, कौन सा वर्ग, अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, कौन सा वर्ग किस ऋण के क्षेत्र से लोन लेता है। उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, स्वयं सहायता ग्रुप। अब इन दिनों में भी आप लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है। इस प्रकार से हम ये 10 स्टेप इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। आप इन 10 स्टेप्स को अपनी नोटबुक में लिख लें, एक एक करके मैं आपके सामने इसको क्लियर करूंगा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मनी। मनी, मुद्रा। देखिए कि मनी से हमारा क्या अभिप्राय है, मुद्रा को या मनी को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, हम ये देखने जा रहे हैं। अगर मनी को भी डिफाइन करने से पहले एक और चीज है जो मैंने आपके कंटेंट में सेकंड पार्ट लिखा था, बार्टर सिस्टम, कि जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, जब मनी नहीं था, जब करेंसी नहीं थी, तो किस प्रकार से आपसी लेन देन होता था, किस प्रकार से गुड्स और सर्विसेज को अवेल किया जाता था, जो प्रोड्यूसर होता था वो कंज्यूमर तक चीजों को कैसे पहुंचाता था, लेन देन कैसे होता था, मार्केट कैसे रन करती थी। आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहले मनी को डिफाइन बाद में करेंगे। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का जो हिंदी रूपांतरण है वस्तु विनिमय। इससे क्या अभिप्राय है कि जब मनी प्रचलन में नहीं था, जब करेंसी, नोट, सिक्के व्यवस्था में नहीं आए थे, उस समय क्या होता था, उस समय क्या होता था, वस्तु के बदले में वस्तु को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन उस स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था जिसकी उपस्थिति के बिना लेन देन नहीं हो सकता था। देखने का प्रयास करेंगे क्या है इसमें, कि कोई एक व्यक्ति है, उसके पास एक गुड्स है ए, ही इज हैविंग गुड ए, और उसकी जो नीड है वो है गुड्स बी की। यहां पर हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये है वीट, मान लो उसके पास वीट है, गेहूं है, और उसको नीड है शूज की, ठीक है। तो अब उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास जो the person who is having shoes
and need of wheat. ये वो स्थिति बनेगी. It's mean when a supplier of goods A need goods B and he is required to find a person who is having shoes and require wheat. इसको समझने का प्रयास करें, बड़ा आसान है. एक व्यक्ति है जिसको गेहूं जिसके पास है, प्रचुर मात्रा में है, सरप्लस है, और उसको चाहिए शूज. तो उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी कि जिसके पास शूज तो हैं लेकिन उसको गेहूं की आवश्यकता है. यानी कि दोहरी आवश्यकता हो गई. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को अगर आप एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द सप्लायर ऑफ गुड्स ए नीड्स गुड्स बी and another supplier of goods B needs good A. This is known as double coincidence of wants. And in the process of barter system, this was the essential thing. आवश्यकताओं की दोहरी मांग वस्तु विनिमय में सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष आवश्यकता थी, जिसकी वजह से इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां आई. देखा गया कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें वो व्यक्ति ना ढूंढना पड़े जिसके पास ये दोहरी आवश्यकताओं की मांग पूर्ति होती हो. उस स्थिति में मनी की आवश्यकता पड़ी. अब आप एक बार फिर से इसको देख लें. बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द थिंग्स आर एक्सचेंज विद थिंग्स इन विच double coincidence wants is the essential requirement. And after this money came into the picture. money क्या होता है? अब आप देखिए, मनी एक आप कह सकते हो कि ऐसी चीज है जिसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको मार्केट से बिल्कुल खत्म कर दिया. आपके पास मनी है, आप मार्केट में जाइए, मनी को दीजिए, जो चीज आपको चाहिए उसको आप ले सकते हैं, और वो व्यक्ति जो उस चीज को बेच रहा है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है, वो उस पैसे से उन चीजों को खरीद सकता है जिसकी उसे जरूरत है. यानी कि जो आवश्यकताओं की दोहरी मांग है, इसकी जो बाध्यता थी, ये जो व्यापार में अवरोधक था, इसको हटाने के लिए मनी को जो है पिक्चर में लाया गया. तो सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि मनी को आप डिफाइन कैसे करेंगे. तो मनी कैन बी डिफाइंड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मींस एक्सचेंज करने का मीडियम है, विच मेक्स ट्रांजेक्शन इजी. जो आदान प्रदान है, ट्रांजेक्शन है, उसको आसान कर देता है. तो इस तरह से मनी की साधारण भाषा में डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मनी या मुद्रा वो माध्यम है जिसके द्वारा चीजों को और सेवाओं को खरीदा जा सकता है, जो मीडियोकर की भूमिका निभाता है. और दूसरा एक और डेफिनेशन है, उससे पहले इसको एक बार फिर डिफाइन कर लेते हैं. मनी कैन बी डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज which makes the transaction of goods and services easy. The second important thing, in a proper way, if you try to define money is the officially issued legal tender. Officially issued legal tender by the government of that country. What it's mean? It's mean government is giving the permission, government is authorizing the currency which can be used by the every person in that country. It's mean that is legal, officially issued. Now, two things we have discussed. What we mean by money is a medium of exchange, officially issued legal tender. Second one is what we mean by barter system. और barter system की जो essential thing है वो क्या होती है. इसके बाद हम लोग जो आगे के कंटेंट में पार्ट दिए हुए हैं उसको देखेंगे. उसमें ये जो तीसरा पार्ट है जिसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, इसमें हम दो चीजों को पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को. आप देखिएगा, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है. सबसे पहली बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है जो अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के बाद एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, उनके बाद उनके पास कुछ पैसा शेष रह जाता है जिसको भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति बैंक में जमा करा देता है. और जब उस व्यक्ति को उस धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो बैंक से मांग करता है और उस पैसे को विड्रॉ कर लेता है. दूसरे तरीके से देखिए,
कि जब व्यक्ति व्हेन अ पर्सन इज अर्निंग, ही इज स्पेंडिंग द मनी फॉर हिज डेली नीड्स, आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर सम अमाउंट रिमेन विद हिम दैट ही डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, and whenever he needs of that money he demands to the bank and bank provide it to that fellow. जमा मांग, डिमांड डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट इज दैट मनी which is deposited in the bank by the person, and whenever he or she need, he or she can make demand to the bank. It is very easy. That deposit which is submitted in the deposited in the bank and can be demand whenever is need is called demand deposit. It is very easy. Second one is check. What is check? चेक क्या होता है? चेक की क्या आवश्यकता होती है? हमें लाइफ में चेक की क्या आवश्यकता पड़ती है? देखेंगे. सबसे पहले चेक क्या है? एक कागज का टुकड़ा है. उस कागज के टुकड़े पर बैंक का नाम लिखा होता है, वो व्यक्ति जिसके नाम पर ये चेक इश्यू होता है उसका नाम होता है और उसका बैंक अकाउंट नंबर होता है. ऊपर जगह होती है कि वो उस चेक के माध्यम पे कितना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है. अब ये चेक क्या हो गया? चेक इज ए पीस ऑफ पेपर विच इंस्ट्रक्ट टू द बैंक to issue the money on the name of the person whose name is mentioned in that one from the account whose check is that. That is the definition of check. तो चेक क्या है? कागज का टुकड़ा है जो बैंक को निर्देश देता है कि मेरे जमा पूंजी में से इतना अमाउंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके नाम पर ये चेक इशू हो रहा है. सिंपल एज इट इज. अब उसके एडवांटेज क्या है? उसके लाभ क्या है? बहुत सारे लाभ है. एक लाभ है कि वो इजी है, कन्वीनियंट है. पैसे को कैरी करना इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. उसकी जगह पर एक पीस ऑफ पेपर आपने लिया, आपने उसको कैरी किया जहां पर भी आपको जाना था, जहां पर भी आपको उसको लेकर के जाना था. इजी है. दूसरा, जो काउंटिंग करते हैं हम पैसे की, करेंसी की, उसमें मिस्टेक होने की संभावना रहती है. 100 नोटों की एक गड्डी होती है, कई बार 95 गिने गए, 94 गिने गए, 99 गिने गए, 102 गिने गए. तो उससे क्या होता है? रिस्क हो जाता है एक्यूरेट काउंटिंग में. लेकिन चेक में नहीं होता. चेक में तो क्लियर लिखा होता है कि 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000 मनी. सिंपल एज इट इज. और ये पोस्ट डेटेड भी हो सकता है. मतलब आज अगर मैं किसी व्यक्ति को एक चेक इशू करता हूं, वो मैं 5 तारीख का, अगली तारीख का भी कर सकता हूं. तो इस तरह से हम देखेंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? बैंक में जमा किया गया पैसा जिसको डिमांड करने पर वापस लिया जा सकता है. चेक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद चेक के क्या एडवांटेजेस हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ आरबीआई. यस, सॉरी फॉर द डिले. टुडे इज वेरी हॉट. तो मुझे अपना शर्ट चेंज करना पड़ा. बहुत गर्मी है. एकाएक एनवायरमेंट में हीट बढ़ती जा रही है. अच्छा भी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी होना चाहिए. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ, और यू कैन से फंक्शंस ऑफ आरबीआई. कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है. तो सबसे पहले आरबीआई होता क्या है? आरबीआई की जो फुल फॉर्म है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It is the apex bank. It controls the entire system of banking of our country. आज की तारीख में जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांता दास. ये भी आपको जान लेना आवश्यक है कि शक्तिकांता दास इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आवर आरबीआई. तो आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे इंडिया के सभी बैंकिंग सिस्टम का अपेक्स है. सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है. उसके क्या क्या फंक्शंस हैं हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखेंगे कि इश्यूज द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. मीनिंग आरबीआई इज द अथॉरिटी फॉर इशूइंग द मनी. अगर आप किसी एक नोट को उठाएंगे, किसी भी नोट को ले ले, 10 रुपए का नोट आपने लिया, उस पर लिखा होगा कि आई प्रॉमिस, मैं धारक को वायदा करता हूं कि मैं उसको 10 रुपए दूंगा. ये आरबीआई के गवर्नर, नीचे साइन मिलेंगे आपको. ये हमें एश्योरेंस दे रहा है कि जो ये नोट है उसके एवज में आपको 10 रुपए की वैल्यू मिलेगी.
यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर विद्यार्थियों को नहीं बताई जाती है कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, उस पर आरबीआई के साइन नहीं होते हैं। आप इसको नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके आपकी जो कभी प्रतियोगिता के आपको फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उसमें अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं। और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हमें पता है आरबीआई गवर्नर सभी नोट्स पर साइन करता है तो हम उसको टिक कर देते हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री issues 1 rupee note. Issues means sign on the 1 rupee note is done by financial secretary of the country. Okay. The very must function is it issues the currency on the behalf of the government. Second one, जो पुराने नोट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का करेंसी का नुकसान हो जाता है तो आरबीआई बैंक जो सारे होते हैं वो आरबीआई से उनको बदलवा लेते हैं ताकि उसकी जो वैल्यू है वो बनी रहे। और मैंने बताया कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर, सारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। किस तरह से कंट्रोल और सुपरवाइज करता है कि वो हर समय चेक करता है, अपनी आई को सभी बैंक पे रखता है। किस बात के लिए, क्या वो लोन सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो लोन है केवल रिच लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, गरीब लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इट चेक regularly whether the loan is granted or issued to the poor people also, not only the rich people, because banks are established, बैंकों का निर्माण किया गया है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए। अब वो भी देखेंगे कि हम लोगों की या जो बैंक की ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं वो क्या होती हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर ले। एक तो ये चेक करते हैं कि केवल अमीर लोगों को ना मिले, गरीब लोगों को भी मिले। दूसरा क्या है कि दूसरा है ये चेक करते हैं, ये एक कंपल्सरी रूल है कि प्रत्येक बैंक को जितना भी उसके पास लोगों ने पैसा जमा करवाया है उसका 15% वो अपने पास जरूर रखेंगे, ठीक है। बाकी को वो लोग पैसा आगे दे सकते हैं, ठीक है। तो 15% अपने पास टोटल डिपॉजिट का जरूर रखेंगे। इसको चेक करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चेक एंड कीप आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। दूसरा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, उसमें भी उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में सारी चीजों को जो आरबीआई है दैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल। वट एवर द स्ट्रेटेजी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट will be initiated by the government, will be planned by the government, in the execution, in the planning, in every aspect, RBI plays a very significant role. So now, जैसा मैंने यहां बताया 15% टोटल डिपॉजिट, तो इसके बाद भले ही कंटेंट में वो अलग हो, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैंक जो है वो कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया उसी कंटिन्यूटी में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, कि बैंक लोन एक्टिविटीज को किस प्रकार से करता है। उससे पहले एक साधारण सा सवाल है, आप सोच करके देखिएगा कि जो बैंक है उसको इनकम कहां से होती है, ठीक है। अब आप इस सवाल का जवाब सोचें, मैं अभी थोड़ी देर में देता भी हूं। अब आप देखें कि बैंक की एक्टिविटी क्या होती है। बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। मीडिएटर का किस किस के बीच में, एक तो जो पैसा डिपॉजिट करने आता है और एक पैसा बोरो करने आता है उधार लेने के लिए। देखिए बड़ा आसान है, मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा है, मैं उसको बैंक में जमा कर देता हूं, ठीक है। बैंक मुझे क्या देता है, इंटरेस्ट, ब्याज देता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे 1% वो पर मंथ का ब्याज देता है। उसके बाद जो बोरोवर है वो बैंक के पास जाता है, उसको अपनी जरूरतों के लिए, चाहे वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हो, चाहे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए हो, या और कोई व्यक्तिगत उसकी जरूरत हो, तो बोरोवर बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो बैंक अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करके उसको पैसा बोरो कर देता है, उधार दे देता है। और बोरो करके मान लेते हैं कि वो उससे चार्ज करता है 2%।
हमने पैसा जमा कराया, हमें मान लेते हैं मैंने 100 रुपया जमा कराया, महीने के अंत में बैंक मुझे 101 रुपया दे देता है, तो जो 1 रुपया है वो मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिला। अब जैसे ही मैंने पैसा जमा किया, एग्जाम्पल है, ये लाखों करोड़ों अरबों में टर्नओवर भी होता है, मैंने जो 100 रुपया जमा कराया है वो किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने उधार दे दिया और उससे 2 रुपया ले लिया, तो बैंक के पास अब 102 रुपए हो गए। ठीक है, 102 में से मुझे 101 रुपया दे दिया, जो वो 1 रुपया बचा है वो बैंक की इनकम होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट गिवन टू द डिपॉजिटर एंड टेकन फ्रॉम द बोरोवर इज द इनकम ऑफ बैंक। ठीक है, और ये इट प्लेज अ मीडिएटर, इट प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन बोरोवर एंड डिपॉजिटर, राइट। दीज आर द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। उसी के साथ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगला है क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या होता है, साथ क्या होता है? देखिए, क्रेडिट का जो आप कह सकते हैं, क्रेडिट को एक एग्रीमेंट है। क्रेडिट कैन बी डिफाइंड एज एग्रीमेंट, यहां पर लिखते हैं इसको। क्रेडिट को हम एक एग्रीमेंट के रूप में कह सकते हैं। वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है? वो एग्रीमेंट हुआ है उधार लेने वाले के और लेंडर, उधार देने वाले के। एक ने उधार दिया, एक ने उधार लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या हुआ? जो लेंडर है उसने तो कोई गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर दिया। किसको सप्लाई कर दिया? बोरोवर को दे दिया। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सर्विसेज हो सकती है। और बोरोवर ने प्रॉमिस किया, बोरोवर ने क्या प्रॉमिस किया? लेंडर को प्रॉमिस किया कि मैं पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, अब फिर से देखिए, व्हाट इज क्रेडिट? Credit can be defined as an agreement between borrower and lender in which the borrower promised to the lender that what services and goods they are providing in return he or she will pay after some time। तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में जो लेंडर है उसने गुड्स और सर्विसेज को दिया, किसको? बोरोवर को। और बोरोवर ने वायदा किया कि कुछ समय के पश्चात मैं उनको पे कर दूंगा। उसमें क्रेडिट की कुछ टर्म्स होती हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कुछ शर्तें होती हैं। शर्तों में क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट कितना होगा, किस रेट पर लेंडर जो है बोरोवर को देगा। दूसरा होता है, सेकंड वन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वन होता है डॉक्यूमेंटेशन, लिखा पढ़त होगी। उसके बाद कोलेट्रल। कोलेट्रल, अब सवाल आ जाता है कि कोलेट्रल क्या होता है। एक बार इसको देख ले, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इसे, या मैं कोलेट्रल को हटा देता हूं यहां से, पहले आप देख लें एक बार फिर से कि व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट कैन बी डिफाइंड एज एग्रीमेंट between lender and borrower in which the lender supply the goods and services to the borrower and borrower promise that he or she will pay in future। और उसकी टर्म्स होती हैं कि वो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितने समय के बाद दिया जाएगा, टाइम इसमें आप लिख लेना, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी और कोलेट्रल क्या होगा। तो यहां पर डिफाइन हो गया है व्हाट वी मीन बाय क्रेडिट। क्रेडिट को ऋण भी कहा जाता है, और ऋण की क्या शर्तें होंगी, क्रेडिट की क्या लिमिट्स होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको देखने की आवश्यकता पड़े तो आप पीछे जाकर के ड्रैग करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद है, मैंने जो बात की थी, कोलेट्रल क्या होता है, दिस वन। कोलेट्रल, कोलेट्रल एक तरह से गारंटी होती है। देखिए, कोलेट्रल गारंटी मतलब कोलेट्रल में हो सकता है कि किसी उसके घर के डॉक्यूमेंट हो, उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट हो, कुछ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स हो। ये किसके हो? ये हो बोरोवर के।
बोरोवर का जो है, बोरोवर की ये जो चीजें होती हैं जो वो लेंडर के पास डिपॉजिट करवाता है, और अगर इन फ्यूचर में जो क्रेडिट के टाइम में प्रॉमिस हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो जो बोरोवर है उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें लेंडर की हो जाती हैं और वो अपना पैसा लेने के लिए उसको सेल कर सकता है, बेच सकता है। अब देखेंगे, कोलेटरल इज ए काइंड ऑफ गारंटी। कोलेटरल कैन बी डिफाइंड एज दैट गुड विच इज ऑफ बोरोवर। It can be document of houses, it can be a document of car or any other document or any ornaments, or that is deposited to the lender by the borrower. If borrower fails to pay the money he has taken from lender, then lender is having the authority to sell it and settle down the account. This is collateral. फिर से देख लें एक बार, collateral होता किसका है? उधार लेने वाले का, बोरोवर का। किसके पास जमा करवाया जाता है? लेंडर का, जो उधार दे रहा है। इनमें से वो कुछ भी हो सकता है, घर के कागज हो सकते हैं, गाड़ी के कागज हो सकते हैं, कोई गहने हो सकते हैं, वो लेंडर के पास डिपॉजिट करा दिए जाते हैं। और बोरोवर कहता है कि मैं जो नियमित समय है, जो नियत समय है, उस समय पर अगर मैं आपको नहीं दे पाता हूं तो आप इनको सेल करके आप अपना अकाउंट सेटल कर सकते हैं। तो ये गारंटी है जो बोरोवर के द्वारा लेंडर को दी जाती है। तो यहां हमने तीन बात की, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, दूसरा किया क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और हमने तीसरा किया कोलेटरल, व्हाट वी मीन बाय कोलेटरल। और नेक्स्ट अभी हम करेंगे, जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो यहां पर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि चीप क्रेडिट सिस्टम is very much necessary for the improvement of the country. ठीक है, और this credit at cheap rate, यहां cheap rate का क्या मतलब है? देखिए, जैसे मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम में बताया था कि जब आप उधार लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जैसे मैंने 100 रुपए वाला एग्जांपल बताया था, 100 रुपए के साथ में 2 रुपए भी दे रहा हूं, तो यानी कि 102 रुपए दे रहा हूं। 100 को यूज तो कर रहा हूं मैं, लेकिन 2 रुपए एज ए इंटरेस्ट दे रहा हूं। यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो कम रहेगा, ठीक है, अगर वो कम रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस इंटरेस्ट को या क्रेडिट को अवेल करेंगे, उस पैसे को उधार लेंगे। उस पैसे को उधार लेके जिन चीजों में उनको आवश्यकता है उन चीजों में उसको इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे पहले उनकी इनकम इंक्रीज होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। धीरे धीरे जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाएगी। तो किस तरह से हम कह सकते हैं, किन बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो चीप रेट पर क्रेडिट सिस्टम है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री। सो लेट डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। सवाल बन मैंने आपको बता दिया है, हाउ यू कैन से दैट चीप क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार को उत्पन्न करना, पैदा करना कैसे होगा? मैं हूं, मान लेते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूं, कोई रेस्टोरेंट करना चाहता हूं, कोई छोटा मोटा और गाड़ी चलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर मैं बैंक से पैसा लेने जाता हूं और वो रेट कुछ ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट, इतना तो मैं कमा भी नहीं पाऊंगा जितना मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा। अगर वो रेट कम होगा तो मैं उस क्रेडिट को लेकर के, उस ऋण को लेकर के, उस उधार को लेकर के कोई काम शुरू करूंगा। खुद तो काम करूंगा ही करूंगा। मान लेते हैं मैं रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में 20 आदमियों की और भी आवश्यकता पड़ेगी मुझे, जैसे कुक की आवश्यकता पड़ेगी, जो सफाई करेंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो वेटर होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, चीजों का आवागमन होगा, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अगर क्रेडिट चीप रेट पर दिया जाएगा, कम ब्याज पर दिया जाएगा, कम से कम ब्याज पर दिया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं
उनको लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर चीप रेट पर पैसा मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो काम करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। और सेटअप करने के लिए जो रेट है वो अगर चीप होगा, जो ब्याज है अगर वो कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी, और ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो हमारा देश डेवलप होगा। एग्रीकल्चर, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनपुट होते हैं, जमीन बीज से लेकर के, सीड से लेकर के कटाई तक, मार्केट में पहुंचने तक पैसे की आवश्यकता पड़ती है किसान को। अब आप यहां पर देखें, इसी के साथ समझना ये जरूरी हो जाता है कि ये जो डेब्ट ट्रैप है इससे हमारा क्या मतलब है। यहां पर हमने क्योंकि सुना है कि बहुत सारे किसान गरीबी की वजह से, उसके क्रॉप की, उसके फसल की उसको सही कीमत ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। उसका कारण ये डेब्ट ट्रैप है। ये क्या है? ऋण का जाल। इसको समझेंगे दोनों को पर्सपेक्टिव में। कोई किसान है, किसान ने अपने फील्ड में काम करने के लिए आड़ती से या जो भी उसका व्यक्ति है जिससे भी वो पैसा ले रहा है, बैंक है या कोई भी सिस्टम है, उनसे पैसा लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो गया कि जो किसान है वो उसको पे ही नहीं कर पा रहा है। और पे नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। जमीन बेच दी तो काम नहीं रहा। इस तरह से वो एक जाड़ में फंस गया जिसकी वजह से उसका खुद का जीवन, उसके परिवार का जीवन तहस नहस हो सकता है। इसके विपरीत अगर उसको जो ऋण है वो कम ब्याज पर मिलेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की कोई भी आपको आत्महत्या की कोई नहीं मिलेगी शिकायत, या आपको कोई भी न्यूज देखने को नहीं मिलेगी, और किसान जो है हेल्दी हो जाएगा। इसलिए किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम ब्याज पर उनको लोन और ऋण प्रोवाइड किया जाए। इस तरह से हम पाते हैं कि जो ऋण है अगर उसको कम ब्याज दर पर दिया जाएगा तो डेब्ट ट्रैप का या ऋण जाल का कोई भी केस हमारे सामने नहीं आएगा। उसके बाद अगर जो कम ब्याज पर हमें ऋण मिल जाता है तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशन लेने के लिए हम बाहर भी जा सकते हैं, अपनी शिक्षा को ज्यादा कर सकते हैं अगर हमें ब्याज, कम ब्याज पर क्रेडिट मिलता है। तो ठीक इसी तरह से हम अपना घर बना सकते हैं। अगर हम घर बनाना चाहते हैं लेकिन हम उतना ब्याज नहीं दे सकते जितना ब्याज लग रहा है, अगर कम ब्याज पर हमें पैसा मिलेगा तो हम अपना घर बनाएंगे, जीवन को स्वाभिमान के साथ जिएंगे। उसके बाद हेल्थ, बहुत बार पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य का ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं, दवाई नहीं खा पाते हैं। अगर कोई बड़ा इलाज आ गया जिसमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है और परिवार उसका वहन कर पाने में सक्षम नहीं है तो फिर वो व्यक्ति जीवन को त्यागना ही पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर चीप रेट पर, कम ब्याज पर उसको क्रेडिट मिलेगा तो बढ़िया से बढ़िया जगह पर वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करवा सकेगा, सही समय पर अगर दवाइयों का सेवन कर सकेगा। तो इन कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चीप रेट पर यानी कि कम दर पर जो ब्याज है वो अगर मिले तो ये सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे नवयुवक हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सभी के लिए यह आवश्यक रहेगा। वो लोग काम करेंगे, काम करने से पर्सनल डेवलपमेंट होगा, फैमिली का डेवलपमेंट होगा और पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। इसलिए कम ब्याज दर पर ऋण को उपलब्ध करवाना, क्रेडिट को उपलब्ध करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें आशा है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी दे रही है और भी ध्यान देगी। इसके बाद जो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो है, इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह सवाल हमेशा आता है कि जो सेक्टर्स हैं क्रेडिट के, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, औपचारिक ऋण के क्षेत्र और अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र, यानी कि उधार लेने का, क्रेडिट लेने के दो साधन हैं, एक फॉर्मल सेक्टर है, एक इनफॉर्मल सेक्टर है। अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, दोनों में भेद क्या है?
ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। हाँ, यहां पर एक मैं जरूर बात कहूंगा कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। क्रेडिट के सेक्टर हैं, यानी कि जब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है ऋण लेने की, तो वो कहां पर जाता है, वहां की गतिविधियां कैसी होती है, वहां का कोलेटरल कैसे होता है, वहां डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। इस आधार पर क्रेडिट को दो भागों में बांटा जाता है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। इन दोनों में क्या भिन्नता है, इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों को किस प्रकार से समझा जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें आते क्या हैं या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज दैट सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन विच क्रेडिट इज गिवन, क्रेडिट इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, simple as it is. On the other side, in informal sector of credit, the credit or the loan is provided by the money lender or from any relative or from any friends, के जो पैसा जो साहूकार होते हैं उनसे उधार लिया जाता है, अपने मित्रों से लिया जाता है, रिश्तेदारों से लिया जाता है, वो एक अनौपचारिक है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, ऋण लेने का अनौपचारिक स्थान है। तो पहला हो गया जहां जो कमर्शियल बैंक है वो फॉर्मल में आते हैं, और जो मनी लेंडर, रिलेटिव्स और फ्रेंड है वो फॉर्मल में आते हैं। दूसरा है कोलेटरल। मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज कोलेटरल, देख थोड़ा सा फिर ये रिवाइज हो जाएगा। कोलेटरल बोरोवर का होता है, वो लेंडर के पास गारंटी के रूप में जमा करवाता है, ठीक है। वो घर के कागज हो सकते हैं, वो दुकान के कागज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं गाड़ी के, कोई ऑर्नामेंट हो सकते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है उसमें कोलेटरल चाहिए ही चाहिए, बिना गारंटी के आपको लोन नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप देखेंगे, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे कि कौन व्यक्ति कहां से लोन ले रहा है, तो हम पाते हैं कि जो अमीर लोग हैं वही यहां से लोन ले पा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास कुछ भी जमा कराने के लिए नहीं होता, ऐसे कोलेटरल गारंटी के रूप में जमा कराने के लिए नहीं होता। इसीलिए वो लोग साहूकारों से, सूदखोरों के पास जाते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। तो फॉर्मल में कोलेटरल जरूरी है। कोलेटरल क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। यहां पर इनफॉर्मल में कोलेटरल हो भी सकता है, कोलेटरल नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है कि यहां पर जो ब्याज की दरें होती हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ जो क्रेडिट है उनमें जो ब्याज की दरें होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि इन दरों को, इन इंटरेस्ट रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साथ साथ चेक किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कि कहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक है चाहे वो प्राइवेट बैंक है, आरबीआई सुपरवाइज करता है, और इंटरेस्ट रेट लो रहता है। दूसरी तरफ ये लोग, ये तो एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बने हैं, सूदखोर जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से जो व्यक्ति उस ऋण को उतार नहीं पाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, तो वो एक जाल में फंस जाता है, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में डेट ट्रैप के चांसेस कम हो जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में डेट ट्रैप के जाल में फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला है सुपरवाइज बाय द आरबीआई। मैंने आपको आरबीआई के फंक्शंस में बताया था कि ये सुपरवाइज होते हैं, बैंक को सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन अथॉरिटी आरबीआई के पास है। आरबीआई चेक करता है कि क्या केवल अमीरों को दिया जा रहा है ऋण या लोन, या गरीबों को भी दिया जा रहा है। बैंक जो है सही तरह से सबको समान दृष्टिकोण से रखते हुए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट को एज गाइडेड बाय द आरबीआई रख रहा है कि नहीं रख रहा है, टोटल डिपॉजिट का 15% अपने पास रख रहा है कि नहीं रख रहा है। 15% का यहां पर मैं फिर से बता दूं कि अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा है तो वो लोन के रूप में केवल 85 रुपए ही दे सकता है। 15 रुपया उसको हर समय अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट करवाने वाले हैं वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। इसलिए दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन, दिस इज द लॉ मेड बाय द आरबीआई दैट every bank will contain 15% of total deposit at all the time with them. So
that is supervised by RBI, informal sector of credit, and this one not supervised by anybody. Even the government is not aware from where the people are taking credit. High documentation. अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर जमा कराना पड़ेगा, आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। तो जो क्रेडिट की टर्म्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट की क्या टर्म्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितने समय के लिए दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें कोलेटरल क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा। तो इसमें हाई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जिसकी वजह से भी जो गरीब लोग हैं वो लो इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है फॉर्मल सेक्टर से उसको नहीं ले पाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो सूदखोर है, जो रिश्तेदार हैं, वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ही ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो सभी लोग यहां पर जाने की बजाय यहां पर जाना भी पसंद करते हैं, भले ही उनको डेट ट्रैप हो जाए, वो ऋण के जाल में फंस जाएं, क्योंकि उनके पास कोलेटरल जमा कराने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सैलरी का प्रूफ नहीं है, इसलिए इस जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का मेन जो मोटिव होता है, लोगों की भलाई करना होता है, लोगों को पैसा प्रोवाइड करना होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यहां मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे को कमाना। जितना ज्यादा पैसा कमाया जाता है, हाई इंटरेस्ट रेट रख के वो इसको कमाने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। Commercial bank, money lender, collateral is required, may or may not. Low interest rate, high interest rate. Supervised by RBI, not supervised by RBI. High documentation is required, not document is required. Main motive is social welfare. Here, the making profit is the main purpose. Now, the next point we are going to discuss about. Okay, जो next point है, that is self-help group. स्वयं सहायता समूह, जिसको एब्रिविएशन फॉर्म में SHG कहा जाता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझ करके आप लिख सकते हैं। इसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं इस समूह के अंदर, और देखा जाता है कि जो मैक्सिमम है वो वुमेन होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो अपनी डेली अर्निंग होती है या जो उनकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके ग्रुप के पास डिपॉजिट करा देते हैं, सिंपल एज इट इज। उस डिपॉजिटेड मनी को जिस भी मेंबर को रिक्वायरमेंट है उसको एज ए लोन दिया जाता है। लोन की जो टर्म्स होती हैं, क्रेडिट की जो टर्म्स होती हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा, ये सारे ग्रुप के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसकी जो मेन बात है, ध्यान देना कि अगर ये ग्रुप 2 इयर्स तक काम करता रहे लगातार, लोग मेंबर्स पैसे जमा कराते रहे, मेंबर पैसे को वापस करते रहे, इंटरेस्ट रेट को पे करते रहे, और 2 ईयर काम करते हुए हो जाए, उस रजिस्टर को ये लोग मेंटेन कर लें, तो वो जो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है वो बैंक जो है, जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, उसको कोलेटरल की तरह मान लेता है और उस ग्रुप को क्रेडिट दे देता है ताकि वो फर्दर काम कर सके। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये किस किस चीज के लिए इशू करते हैं ये लोग, जो डेली को आवश्यकता पड़ती है, मान लो लैंड को मॉर्टगेज रखा हुआ है उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम करना है, छोटा मोटा कोई रेडी लगानी है, कोई काम करना है, उसके लिए ये लोग पैसा इशू करते रहते हैं। अब देखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ 15 to 20 members, mainly maximum they are women, and this self-help group successfully working in the southern part of our country. Now it is coming in the northern part. We can see several self-help group are working in even Rohtak city. So what they do, they
earn something, and from that earning certain amount of money they deposit with the group. The group make a register, maintain the register, and they decide if any member is required the money, if want to borrow some money, then these are the members who will decide that whether this money is to given to him or not, at what interest it should be given, for what time period it should be given. Then they provide the money to that fellow. और दूसरी बात, कई बार sometime it happens that fellow who has taken money, who has borrowed the money, he is not in position to pay the money back. Then those group members help them again so that he becomes capable to earn again and to give back the loan. This is how they help each other. फिर देखें, 15 से 20 आदमी होते हैं, सभी वोमेन होती हैं, मैक्सिमम साउथ में काम कर रहे हैं, नॉर्थ में भी आ रहे हैं, अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा जमा कराते हैं, रजिस्टर को मेंटेन करते हैं और मेंबर्स डिसाइड करते हैं किसको पैसा दिया जाए, किस इंटरेस्ट पे, किस समय के लिए. और अगर ये 2 वर्ष तक, इफ दे कंटिन्यू देयर वर्क फॉर 2 years, they maintain the register of taking and giving and issuing money, then after 2 years, bank consider that register as collateral and provides the loan to the self-help group. So this is the self-help group, how it works and how they provide assistance to each other. And this was the last topic of this chapter, right? अगले चैप्टर में हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के आए. हो सकता है कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर अगले में करेंगे. ये चैप्टर आपको अब इसके बाद क्या करना है, आपको जरूर से जरूर बुक को पढ़ना है. और आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, समझ में आया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप लिख सकते हैं. आपको जो चीज समझ में नहीं आई है उसको आप लिख सकते हैं. आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी नजदीक में स्टूडेंट्स हैं जिनको इन लेक्चर्स की आज के दौर में जरूरत है, आप उन सबको बताएं कि आप इन लेक्चर को यहां से ले सकते हैं. मैक्सिमम यू विल शेयर, मैक्सिमम द स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड. सो once again I request you to subscribe it and help me out to reach to the maximum of students. I will meet in the next meeting. Till that, namaskar, jai hind, jai bharat.